हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालातों के बारे में और इन हालातों में अर्थव्यवस्था को फिर से गति प्रदान करने के लिए कौन से ऐसे संभावित विकल्प हो सकते हैं जिनसे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर वापस लौट सकती है, इनके ऊपर बात करेंगे। तो जहाँ तक बात है अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय में जो हालात हैं उनके बारे में, तो हम सभी जानते हैं लॉकडाउन से पहले भी अर्थव्यवस्था में मंदी का समय था और अब लॉकडाउन कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और भविष्य में इन हालातों के और भी ख़राब होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था के सामने वो है बेरोज़गारी की। एक अनुमान के अनुसार अकेले अप्रैल के महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर 122 मिलियन लोगों का रोज़गार गया है, यानी 122 मिलियन लोग बेरोज़गार हुए हैं और इस समय तक 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों का रोज़गार गया है। तो अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी की हालत काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों का, श्रमिकों का औद्योगिक नगरों से पलायन हो रहा है, वो भी एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि अब वो पलायन तो कर चुके हैं। तो इस समय जब लॉकडाउन खुल चुका है, उद्योगों को चलाने का समय है, तो श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से उद्योगों को फिर से स्टार्ट करने के अंदर समस्याएं आ रही हैं। तो इस तरीके से औद्योगिक नगरों का जो आर्थिक विकास है उसके ऊपर भी एक बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट ये है कि औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है और औद्योगिक उत्पादन के कम होने की वजह से, यानी पूर्ति कम हो रही है, तो इसका प्रभाव सीधा सा ये पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावनाएं हैं, कीमतों के बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही जो एक बड़ी समस्या और है वो है घटती हुई उपभोग मांग, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ लोग बेरोज़गार हुए हैं, वहीं जिन लोगों के पास रोज़गार है भी उन लोगों की आय भी काफ़ी कम हुई है। जिन लोगों का रोज़गार नहीं गया है वो कंपनियों ने उनकी जो सैलरीज़ हैं उसके अंदर कटौती की है। कुछ कंपनियां 35% सैलरी को काट रही हैं, कुछ ने 50% तक के भी काटी है। इस तरह के हालात हैं। तो बेरोज़गारी की वजह से आय का साधन चला गया, लॉकडाउन की वजह से जो सैलरीज़ हैं वो घट गई, तो आय कम हो गई है, जिसकी वजह से निम्न वर्ग और जो मध्यम वर्ग है उसकी उपभोग मांग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उपभोग मांग घट गई है और ये और भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है क्योंकि जो उपभोग मांग है, असल में जो भी उत्पादन होता है, जो उत्पादकों के लिए प्रेरणा का काम करती है, जो उत्पादकों के लिए उत्पादन करने का एक इंसेंटिव बनाए रखती है, वो होती है उपभोग मांग। और उपभोग मांग का घटना अर्थव्यवस्था के अंदर, उत्पादकों के अंदर, निवेशकों के अंदर एक निराशावाद लेकर के आता है, क्योंकि अगर उपभोग नहीं है तो उत्पादन बिकेगा नहीं, और उत्पादन अगर बिकने की संभावनाएं नहीं है तो फिर उत्पादक उत्पादन भी नहीं करेंगे, और अगर उत्पादक उत्पादन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि रोज़गार नहीं बढ़ेगा, और जिनका रोज़गार है भी तो वो भी बेरोज़गार होंगे। तो इससे सीधा सा इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि भविष्य में और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं क्योंकि उपभोग मांग नहीं है। तो अब बात करते हैं कि फिर कैसे हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम सिर्फ अर्थव्यवस्था के अंदर केवल पूर्ति पक्ष को देख करके चलेंगे तो वो उतना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों ही पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्ति भी और मांग भी। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि उत्पादन बढ़ाना है और ये नहीं देख रहे हैं कि मांग नहीं है, तो अगर मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। अगर मांग नहीं नज़र आएगी उत्पादकों को, उन्हें नहीं दिखेगा कि कोई उत्पादन बिकने की संभावनाएं हैं, तो वो
चाहे उत्पादन करना कितना भी सस्ता क्यों ना हो जाए, वो उत्पादन नहीं करेंगे जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि उनका किया हुआ उत्पादन बिकेगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है उपभोग मांग को बढ़ाना। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि उत्पादन जो उपभोग मांग है उसको बढ़ाया जाए। अब बात आती है कि उपभोग मांग को बढ़ाया कैसे जाए। तो मेरे विचार में, ये मेरे अपने विचार हैं, मेरे विचार में उपभोग मांग को बढ़ाने का एक ही तरीका है और उसके लिए दो विकल्प या दो विभाग हम कह सकते हैं जिनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो वो है कि लोगों तक लिक्विडिटी पहुँचे, लोगों तक पैसा पहुँचे, धन पहुँचे, आय पहुँचे, ताकि वो उपभोग मांग करें, ताकि वो खरीदारी करें। और अगर उपभोग मांग होगी तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने आप से पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। तो बात है कि फिर उपभोग मांग बढ़ेगी कैसे, लोगों तक पैसा पहुंचेगा कैसे। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ कि लोगों में पैसा बांटा जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम बिना उत्पादक क्रिया के, अगर हम बिना गैर उत्पादक तरीके से अगर हम पैसा बांटते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के अंदर उच्च मुद्रास्फीति को लेकर के आ सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। तो पैसा पहुंचाना है लोगों तक, ताकि उनके पास जब पैसा होगा तो वो मांग करें और उपभोग मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था वापस अपने ट्रैक पर चलने लगे, लेकिन वो उत्पादक तरीके से। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं? दो विभाग मेरी दृष्टिकोण से हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों तक लिक्विडिटी को पहुंचाया जा सकता है, धन पहुंचाया जा सकता है, ताकि उपभोग मांग बढ़े। वो दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ है मनरेगा। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसकी पहुंच अर्थव्यवस्था के अंदर जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ तक है। तो मनरेगा को हमें और विस्तृत करने की ज़रूरत है। हमें जो काम हम पहले कर रहे हैं मनरेगा के तहत, उसमें और ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत है और काम किए जा सकते हैं। जैसे जो मेरी नज़र में है कि हम वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाए जाएं। तो अगर पेड़ लगवाएंगे, ये बात मेरी शायद आपको बड़ी आदर्शवादी सी लग रही होगी कि पेड़ लगाए जाएँ, ये कौन सी बात हुई है। ये आदर्शवादी नहीं है, मेरे हिसाब से ये यथार्थवादी है, क्योंकि पेड़ लगाने से वर्तमान में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है रोज़गार मिलना। लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उनके पास आय पहुंचेगी, धन पहुंचेगा, जिससे वो मांग करेंगे और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात, अगर वृक्ष लगाए जाते हैं तो वृक्ष ना सिर्फ ये कि वो पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, ना सिर्फ ये कि जो हमारे सामने समस्या आती है प्रदूषण की, जिसकी वजह से हम उद्योगों को बंद रखना पड़ जाता है, एक महीने तक उस समस्या से निजात मिलेगा, बल्कि अगर हम आज वृक्ष लगाते हैं तो वो हमारे भविष्य में संसाधनों का निर्माण करेंगे। यानी भविष्य में हमारे पास पहले से ज़्यादा संसाधन होंगे जिनका हम उपयोग कर सकेंगे उत्पादन क्रियाओं के अंदर। तो संसाधनों का निर्माण होगा। यानी वृक्षारोपण कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यथार्थवाद की कहें कि आदर्शवाद की चीज़ है, बल्कि वृक्षारोपण सीधी सी एक बात है, ये हमारे लिए एसेट है जो हम आज करेंगे और भविष्य में हमें रिटर्न देगी। ये एक बात हो गई कि मनरेगा के तहत हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है सरकार का PWD विभाग, यानी कि सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग उसको कहें। जो PWD डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए सरकार सार्वजनिक कार्यों में धन खर्च करे, सार्वजनिक कार्य करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक निर्माण करें। उससे दो काम होंगे। एक तो ये कि जो हमारा सबसे पहला काम है, जो सरकार की भी प्राथमिकता है, आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता। तो हम आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमें PWD के ज़रिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स सरकार को देने चाहिए, ताकि उत्पादन क्रिया हो, सार्वजनिक निर्माण हो। उससे होगा ये कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उनके पास आय पहुंचेगी तो वो मांग करेंगे। दूसरा ये है कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं जो हमारा पिछड़ा हुआ है, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो संक्रमण है भारत के अंदर वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरी नज़र में ये जो मुझे लगता है कि कम से कम हमें जो प्राथमिक विद्यालय हैं
वो हमें 1 साल तक नहीं खोलने चाहिए। 2021 तक, मार्च 2021 तक हमें प्राथमिक स्कूलों को बंद ही रखना चाहिए। तो इस टाइम के अंदर हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो प्राथमिक स्कूल हैं, क्योंकि वो बंद अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ये समय है कि हम उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जो कि प्राथमिक स्कूल भारत के लगभग सभी कोनों के अंदर प्राथमिक स्कूलों की जो इमारतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हाल हम सभी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो उनका निर्माण हो सकता है, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसी कड़ी में हम जो PWD के ज़रिए ही हम क्या कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकते हैं। वहाँ पर जब निर्माण होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, अलग अलग स्तर पर रोज़गार मिलेगा। कहीं बिल्डिंग मटेरियल वाले को के ज़रिए रोज़गार का सृजन होगा, कहीं पर डायरेक्टली जो श्रमिक हैं उनको काम मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे। तो इस लॉकडाउन में और इस कोविड-19 के दौर के अंदर हम अच्छे से जान चुके हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो PWD के ज़रिए अगर सरकार इन चीज़ों के लिए खर्च करती है और वहाँ पर जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य करती है, तो एक तरफ लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो वर्तमान की ज़रूरत है कि लोगों को रोज़गार मिले, उनके पास आय पहुँचे और वो मांग करें, वो भी पूरी होगी और भविष्य के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर बन सकेगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों तरीके ऐसे हैं जो वर्तमान में रोज़गार भी देंगे और भविष्य को भी बेहतर एक ट्रैक पर लेकर के जा सकेंगे। और अगर उपभोग मांग को हम संभाल पाते हैं, जो कि कम हो रही है, अगर हम उपभोग मांग को संभाल पाते हैं तो हम डेफिनेटली अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे। और अगर उपभोग मांग, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोग मांग बनी रहती है, तो उस अर्थव्यवस्था को ज़्यादा किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अर्थव्यवस्था अपने आप जो है वो विकास की तरफ चल पड़ती है। वो अपने आप उन मंदी या सुस्ती के दौर से अपने आप बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर इन लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमें दोनों पक्षों को लेकर के चलना है। अगर हमें जो है पूर्ति पक्ष को देखना है, उत्पादन को देखना है, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम मांग पक्ष को भी देखें, उपभोग मांग के ऊपर ध्यान दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों तक पैसा पहुँचे। और ये दोनों विकल्प ऐसे हैं जिनसे सीधे तौर पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों तक पैसा पहुंचेगा, उपभोग मांग बढ़ेगी। और एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो होगी कि इस समय जो श्रमिक पलायन कर चुके हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार मिलेगा और एक साथ कम से कम कुछ समय तक उन्हें फिर से पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको उन्हीं जगह पर रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरे जो विचार हैं वो अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जानना है जिनके बारे में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन जो क्वेरीज़ हैं उनका आंसर दे सकूँ और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।